साथ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती एंड वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं। हर्षल, वो एक क्लैरिफिकेशन आपसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इस असमंजस में गया कि वो जो बॉर्डर फोर्सेस की जो लेटर है जो हमने स्विट्जरलैंड के एक एक्सपोर्टर को जाते हुए देखी और उसका पूरी तरीके से खुलासा हुआ, एक प्रीमियम में यहाँ पर यूएस के प्राइसेस चले गए। यूएस ने इसको नोटिस किया, एक क्लैरिफिकेशन की अब यहाँ पर बात की जा रही है और प्राइसेस ने इसको रिएक्ट भी कर लिया है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है उसे कैसे एनालाइज करेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक वही है कि जो आपने बताया कि अनसर्टेनिटी जो थी डेफिनेटली मार्केट में कम हो गई है। हालांकि अभी भी जो स्पॉट और कॉमिक्स फ्यूचर में डिफरेंस है अभी भी रिलेटिवली हायर है, बट आई थिंक इवेंचुअली यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा था कि अगर ये टैरिफ्स आती भी तो भी इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता, क्योंकि इफेक्टिवली ये क्या करती है टैरिफ्स के शायद जो कन्वर्जन है 400 आउंस टू किलो बाज या 100 आउंस बाज वो यूएस एलबीएमए रिफाइनरीज में वो बिजनेस शिफ्ट हो जाता रादर देन स्विस रिफाइनरीज में जहाँ पे वो अभी प्रीडोमिनेंटली होता है। तो उसका शॉर्ट टर्म ही इम्पैक्ट होता, बट ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद आई थिंक जो ब्रॉडर कंसर्न्स ही है मार्केट में, आई थिंक वही हमें लग रहा है कि वो कम हो जाएंगे आगे जाते। तो इसका कोई इम्पैक्ट अब आगे जाते हुए फिलहाल तो हम एटलीस्ट स्पॉट गोल्ड प्राइस पे तो नहीं देख रहे। सो हर्षल, ये एक चीज़ अगर हम आउट ऑफ द वैक देखें कि हाँ एक इस पे एक यू टर्न है, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन की फॉर्मेलिटी यहाँ पर बाकी है, अदरवाइज मार्केट्स आर बैक टू नॉर्मल। यहाँ से जिस तरह के प्राइसेस हैं और जो हमने पिछले हफ्ते होता हुआ देखा कि लंदन स्पॉट के गोल्ड कहाँ था और कॉमिक्स के प्राइसेस कहाँ थे, जिस तरह की डिस्पैरिटी से गोल्ड भी यहाँ पर दिखा सकता है। इंडियन मार्केट्स का रिएक्शन अब आगे जाकर कैसा रहेगा? आई थिंक इंडिया में तो सबसे बड़ी कंसर्न है कि आईएनआर जो डेप्रिसिएशन हो रही है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, आई थिंक उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में ज्यादा है। हमने देखा है कि डिस्पाइट के ग्लोबल प्राइसेस काफी करेक्ट हुए अपने हाई से, इंडियन प्राइसेस अभी भी 1 लाख लेवल के ऊपर भी है, क्योंकि मेजरली आईएनआर डेप्रिसिएशन की वजह से। डिमांड फ्रंट पे आई थिंक ये रिसेंट प्राइस करेक्शन थोड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीक जो रैली देखी उसके बाद थोड़े कंसर्न थे, क्योंकि आईएजेएस में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखा था रिटेलर्स से। बट कहीं ना कहीं अगर गोल्ड प्राइस रैली अगर कंटिन्यूड आगे चलती रहती है अगर इस वीक भी, तो ऑर्डर कैंसिलेशन के डर डेफिनेटली आता अगर गोल्ड नए हाई एटलीस्ट स्पॉट मार्केट में हम देखते 3500 के ऊपर। बट फिलहाल आई थिंक वो कंसर्न्स भी नहीं है, तो हमें लगता है कि जो आईएजेएस में भी जो ऑर्डर्स थे मोरलेस आई थिंक सस्टेन रहने चाहिए, प्रोवाइडेड कि ये प्राइस जो है ये रेंज में ही रहे 3300 से लेके 3400 3450 की रेंज। हर्षल, आई नो दिस इज स्टिल अर्ली डेज और हमने रक्षाबंधन होते हुए देखा, बहुत जल्दी कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणपति और उसके बाद एक पूरा यहाँ पर फेस्टिवल का स्ट्रिंग है। किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसे आपने बोला रुपये डिप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर और 1 लाख के ऊपर सोना फिलहाल कारोबार कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है ऑन ग्राउंड रिटेल ज्वेलरी डिमांड से? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, अगर जैन टू जून की बात करूं, उससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। रिटेलर्स ने पहले 6 महीने में इतनी ज्यादा स्टॉकिंग नहीं की थी, क्योंकि डिमांड भी वीक था, प्राइस भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे, तो आई थिंक एटलीस्ट रिटेलर्स की जो स्टॉकिंग की एपेटाइट है वो डेफिनेटली हमने रिटर्न होती हुई देखी है रिसेंट टीवी शोज में। तो फिलहाल तो लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर प्राइस यहीं पे रहते 1 लाख के आसपास, तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि कंज्यूमर्स भी अब थोड़े बहुत एडजस्ट हो जाएंगे बाय द टाइम फेस्टिव और वेडिंग सीजन की बाइंग शुरू होती है। तो अनलेस प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, स्पेशली अगर प्राइस बहुत ज्यादा रैली नहीं करे, तो हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन पॉजिटिव होना चाहिए इस बार। जैन जून से तो बेहतर होगा, यानी कि सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से यहाँ पर बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है। हर्षल, किस तरह का सोने का इंपोर्ट इस साल में हम देख रहे हैं, क्योंकि 700-800 से क्या हम 600-700 वाली रेंज में जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक अब हमने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि डोरे के इंपोर्ट्स फिर से पिकअप हो गए। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वार्टर में मोर देन 60% इंडिया का इंपोर्ट जो है वो डोरे के फॉर्म में हुआ था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में इंपोर्ट हो रहे थे, सोल्यूशंस थे, फाइंडिंग्स थे, आई थिंक उस पर क्लैम्प डाउन के बाद हमने देखा है कि डोरे के इंपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं, और स्पेशली
क्योंकि सेपा के टैरिफ्स जो यूएई सेपा में जो टीआरक्यू है उसको अभी भी स्टे है, उसमें इंपोर्ट्स नहीं हो रहे। तो आई थिंक प्रीडोमिनेंटली अभी जो इंडियन ट्रेड है वो दोहरे इंपोर्ट्स पे फोकस कर रही है। तो ये एक आई थिंक एक नुआंस है सिर्फ इंपोर्ट्स का, बट ओवरऑल डेफिनेटली गिवन द प्राइस 600 से 700 टन की एक्सपेक्टेशन हमारी है। एक सवाल यहाँ पर चांदी पर भी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइसेस बेटर होल्ड होते हुए देखे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 38.5 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर बरकरार हैं। 39 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है, लेकिन क्या बाय दिस ईयर एंड आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर पुश यहाँ पर चांदी में आएगा? स्पेसिफिकली ईयर एंड तो कहना मुश्किल है, बट एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है कि नेक्स्ट 9 से 12 महीनों में हम 42 से $44 के लेवल डेफिनेटली देखते हैं चांदी में। शॉर्ट टर्म आई थिंक बहुत सारी हेडलाइन रिस्क है अक्रॉस कमोडिटीज, तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। कहीं ना कहीं डॉलर भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, वैसी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, तो शायद डॉलर इंडेक्स में भी शॉर्ट टर्म रिकवरी अगर आती है तो हम गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर देख सकते हैं। बट ओवरऑल थोड़ा मीडियम टर्म व्यू बात करूं तो अभी भी व्यू जो है हमारा बरकरार है कि वी आर पॉजिटिव एंड वी एक्सपेक्ट $42 to $44। ऑलराइट, तो अगले 9 से 12 महीने में $40-45 तक यहाँ पर चांदी के भाव जा सकते हैं, तो तेज़ी वहाँ पर बरकरार है। बहुत शुक्रिया हर्षल समय निकालने के लिए। और जैसे हर्षल हमें बता रहे थे कि बहुत सारे डेटा और इवेंट्स हैं। इस हफ्ते की ही अगर बात करें तो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। 12 अगस्त को यूएस और चाइना की जो ट्रूस है वो शायद एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। 15 अगस्त को यहाँ पर यूएस और रशिया के प्रेसिडेंट्स एक साथ मिलने वाले हैं। वो बात करेंगे आगे जाकर कि रशिया पे सैंक्शंस लगने हैं कि सीज फायर होगा, सेकेंडरी बायर्स का क्या होगा। और फिर 21 और 22 अगस्त को यहाँ पर फेडरल रिजर्व की जैक्सन होल सिंपोजियम मीटिंग है, वहाँ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी। तो क्लियरली आने वाले 10-15 दिन में यहाँ पर इतने सारे इवेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, डेटा है, स्टेटमेंट्स निकल के आएंगी जो बाजार को यहाँ पर काफ़ी चौपी रखेंगी। वेल वंदना, एक तो कैसे देखती हैं ये सारे के सारे इवेंट्स, और आपकी क्या सेंस है करंट लेवल्स पे अब सोने चांदी में क्या किया जाए? जी मनीषा, ये बात तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट होता हुआ नजर आया है कि ये गोल्ड बार्स को रखेंगे, एग्जाम करेंगे। दूसरी चीज ये कि मार्केट यहाँ पे दो डेटा पे काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखेगी। एक तो सीपीआई का है, दूसरा इवेंट यहाँ पे पुतिन और ट्रम्प के मिलने का है। तो मुझे लग रहा है कि सोने का बाजार ये दो चीजों को काफी ध्यान से देखेगा। और थोड़ा सा मुझे प्रेशर लग रहा है, खास करके सोने में मुझे यहाँ पे प्रेशर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिल्वर, मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, और इसने $37 को होल्ड करके रखा हुआ है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक तो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का जो स्पॉट और फ्यूचर्स का जो एक डिफरेंस है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो थोड़ा सा लग रहा है कि 3410 वाला जो लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है। हमारे बाजार में ये रिफ्लेक्ट होगा 1,01,100 के करीब। मुझे लग रहा है कि सेलिंग करनी चाहिए। 1,06,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,01,400 का। साथ में मुझे लग रहा है कि जैसे हम सिल्वर को ले रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में ये थोड़ा सा अप्रिशिएट होना चाहिए। मुझे सिल्वर में बाइंग लग रही है, 1,14,500 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 1,15,300 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,14,150 का। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो ट्रेडिंग है ये गोल्ड सिल्वर रेशियो पे अच्छा खासा हो सकता है। वंदना, साथ ही साथ कच्चा तेल कैसे देखती हैं? 5% की गिरावट पिछले हफ्ते में, आधे % की गिरावट यहाँ पर आज है। 2 महीने के लोज पर क्रूड के प्राइसेस। एनर्जी काउंटर ने रिएक्ट करा है थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि अगर यूएस और रशिया में थोड़ा भी अगर पॉजिटिव टॉक निकल के आता है तो स्मूथ होगा यहाँ पे सप्लाई। और खास करके यहाँ पे मनीषा, हम लोगों ने नेचुरल गैस में भी एक गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में दबाव जो है वो बना रहेगा इनिशियली, और हम लोग का जो क्रूड है एमसीएक्स क्रूड है वहां पे भी एक फॉल हम आता हुआ देख सकते हैं। तो 5570 के करीब मुझे लग रहा है कि सेलिंग करनी चाहिए। 5500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5600 का। और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस भी जो एक न्यू लोज आता हुआ, हम फ्रेश लो आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल 244 245 का। वंदना, साथ ही साथ एक सेंस मेटल्स की लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्केट्स को स्टेबलाइज होते हुए जरूर देखा है। एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी है, कॉपर में कंसोलिडेशन है, चांदी की जैसे हम बात कर रहे थे 38 पे यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो एक पॉज है क्या, और कोई एक बेटर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी? मुझे जिंक बढ़िया लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। यहाँ पे 271 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 273 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 270 का। दूसरी यहाँ पे कमोडिटी मुझे एल्यूमिनियम लग रही है। एल्यूमिनियम में उन्होंने कैप किया है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे चाइना, इसका भी एक फर्क आ सकता है। तो 255 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 260 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 242.5 का।